नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्री सर में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज का टॉपिक हमने रखा है भारत की नदियां। एक्चुअल में टॉपिक भारत की नदियां नहीं है, प्रमुख रूप से आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के अपवाह तंत्र के बारे में, है ना। देखिए, हम अपवाह तंत्र के बारे में बात करें उससे पहले कुछ आपको जरूरी है कि भौगोलिक रूप से भारत को थोड़ा बहुत आप जान लें, थोड़ा बहुत आपका परिचय होना चाहिए भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से। कैसा भौगोलिक परिचय? तो जैसे कि आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि हमारे अपवाह तंत्र में कौन से अग्रणी राज्य हैं, डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, खाड़ी क्या होता है और कितनी खाड़ियां हैं भारत में, कहाँ कहाँ स्थित है। तो ऐसी कुछ बेसिक जानकारी अगर हमको होगी तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा अपवाह तंत्र पढ़ना सुविधाजनक हो जाएगा, या कह लें हमारे लिए समझने के लिए थोड़ा सा आसान होगा, है ना। तो बिना समय गंवाए हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमें देखना है भारत की नदियां, या कह सकते हैं इसे हम भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र, है ना। इस टॉपिक को हम लोग दोस्तों 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम कुछ जो बेसिकली बातें हैं वो करेंगे, जो रह जाएंगी उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। भारत के अपवाह तंत्र को समझने से पहले कुछ हमने आपको शब्दावली बताई हैं, जरा इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक तो सबसे पहले द्वीप क्या होता है, दूसरा यहाँ पे प्रायद्वीप क्या होता है, तीसरा खाड़ी क्या होता है, और इसके बाद आपका डेल्टा क्या होता है, और डेल्टा के बाद एस्चुअरी, एस्चुअरी क्या होता है ना। तट क्या होता है और मग्न तट क्या होता है ना। तो ये कुछ हम लोग बेसिक परिचय जानेंगे, कुछ ये शब्दावलियां हैं जो काम आएंगी हमारे लिए भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ने में, है ना। तो अपवाह तंत्र को पढ़ें उससे पहले कुछ शब्दावलियां पढ़ेंगे, उससे भी पहले हम भारत का कुछ बेसिक परिचय जान लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इस पूर्व दिशा से लेके और ये उत्तर दिशा, भारत के इस क्रम में, या कह सकते हैं दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में ये उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में किसका विस्तार है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, है ना। एक बहुत बड़ी पर्वतमाला का विस्तार है ना। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? द ग्रेट हिमालय, या कह सकते हैं हिमालय का विस्तार है ना, पूर्व से लेके और उत्तर की ओर। इस छोर में हम जानते हैं कि एक बदमाश पड़ोसी देश रहता है हम लोगों का, है ना। तो साधारण रूप में हम इसको समझ सकते हैं, भाई यहाँ पे आपका पड़ जाता है पाकिस्तान। यहाँ पे अगर हम बात करें, अब देखिए ये जो हिमालय है, आपको पता होगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सागर माथा और ये सब नेपाल वगैरह में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपका क्या पड़ जाता है? नेपाल। और इधर यहाँ पे आपका क्या पड़ जाता है? भूटान, है ना। और अगर इस क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पड़ जाता है हमारा बांग्लादेश। और इधर की जो हमारी सीमा लगती है, ये किससे लगती है? ये लगती है म्यांमार से, ठीक है। ये आपका म्यांमार है, ये आपका चाइना वाला क्षेत्र है, उससे हमसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जो बेसिक चीजें हमें जाननी है वो हम देखते हैं। प्रमुख रूप से अब देखें अगर, तो ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, और ये दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण में। और हिंद महासागर के विस्तार के क्रम में अगर हम देखें तो 2 से 3 चीजें प्रमुख रूप से हमको मिलती हैं। एक अरब सागर मिलेगा, और इधर बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, ये कुछ चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो प्रमुख रूप से जो ये वाला क्षेत्र है, या कह सकते हैं ये वाला क्षेत्र है, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, है ना। इससे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक खाड़ी पड़ेगी, यहाँ खाड़ी पड़ेगी, यहाँ खाड़ी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे खाड़ी कौन सी पड़ जाती है? तो यहाँ पे पड़ती है आपकी मन्नार की खाड़ी,
मन्नार की खाड़ी, है ना, बे ऑफ मन्नार। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सी खाड़ी पड़ती है, तो खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, है ना। और इससे थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपका कक्ष का रण पड़ता है, ये वाला क्षेत्र, और इस जगह को हम लोग जानते हैं किस नाम से, कक्ष की खाड़ी, कक्ष की खाड़ी, है ना। तो ये एक हम कह सकते हैं बेसिक परिचय। अब भारत और श्रीलंका के बीच जो हमारा जलीय समझौता है, या कह सकते हैं जो जलीय विभाजन है, उस विभाजक जो स्थल है या जो विभाजक रेखा या जो विभाजक बिंदु है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे ही स्थित है आपकी पाक जल संधि, पाक जल संधि, है ना। अब देखिए होता क्या है कि जनरली एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि पाक जल संधि निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है, तो एक स्वाभाविक रूप से अगर किसी ने अध्ययन नहीं किया तो वो एक जनरल सेंस में टिक कर देता भारत और पाकिस्तान के मध्य, और पहला ही विकल्प हो सकता है ये रखा होगा, है ना। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, भारत और श्रीलंका के मध्य आपका जो है वो पाक जल संधि पड़ता है ना। अब ये जो हमारे तटीय किनारे हैं, है ना, प्रायद्वीपीय भारत के, अभी एक एक शब्दावली पे हम बात करने वाले हैं, पहले से हमने पॉइंट लिख दिए हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें उससे पहले समझ लें। ये जो हमारे तटीय भाग हैं, है ना, लगभग इस प्रकार से ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसके पूर्व की ओर के ये तटीय क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है, इसे पूर्वी घाट कहा जाता है, और इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, पश्चिमी घाट कहते हैं, है ना। पश्चिमी घाट को ही एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं भाई, तो इसे कहते हैं सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत। इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसका जो दूसरा नाम है वो है महेंद्रगिरी पर्वत, है ना। ये विस्तृत तटीय भाग हैं, है ना। इन तटीय भागों में कुछ एक बेसिक अगर हम विवरण देखें तो ऊपर से इधर बंगाल की खाड़ी के पास वाला एरिया वेस्ट बंगाल पड़ जाता है, फिर उड़ीसा पड़ जाता है, उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, और उसके नीचे तमिलनाडु, इधर से आएंगे तो केरल, केरल के बाद थोड़ा सा क्षेत्र गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, और इस तरह से फिर ये पूरा बॉर्डर है। उस पर बहुत ज़्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारे अपवाह तंत्र को समझने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे हम जरूर बात करेंगे, है ना। इधर वाला क्षेत्र आपका ये अरुणाचल का पड़ जाता है, इधर असम पड़ जाता है। असम अरुणाचल को हमें खास करके ध्यान रखना होगा पूर्वोत्तर में, क्योंकि एक बहुत बड़े अपवाह तंत्र के रूप में ब्रह्मपुत्र जो आती है वो कहाँ से आती है, अरुणाचल और असम से होके, और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाती है वो, है ना। तो उस वजह से हमको वहां पे वैसे ही पढ़ना है ना। अब हम चलें अपनी इस शब्दावली पे, थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या है ये शब्दावली, क्या बेसिकली जानना है हमको इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज लिखी है द्वीप, है ना। देखो एक होता है महाद्वीप, एक होता है द्वीप, दोनों में अंतर ये होता है, जो विस्तृत स्थलखंड हो, जो विस्तृत स्थलखंड हो जिसमें क्या हो, जैव विविधता का एक बड़ा क्षेत्र हो, है ना। कभी इस पे बात करेंगे ग्लोबल डाइवर्सिटी पे। और अभी लास्ट में एक चीज और आपसे पूछनी है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में एक चीज आपसे पूछेंगे, अगर उस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और उस पर हम बहुत जल्दी ही वीडियो डालने वाले हैं, है ना। बहुत ज़्यादा अभी ज्वलंत मुद्दा है बिल्कुल करंट का। तो देखिए महाद्वीप और द्वीप में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि महाद्वीप जो होते हैं वो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जिसमें कई सारे जैव विविधता क्षेत्र पाए जाते हैं, है ना। और वह चारों ओर जल या स्थल किसी से भी घिरे हो सकते हैं। कंडीशन क्या है, जल या स्थल किसी से भी घिरे हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो द्वीप होते हैं ये छोटे स्थलखंड होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे स्थलखंड होते हैं, और ये चारों ओर जल से घिरे होते हैं, है ना। जैसे एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण ले लें तो यहाँ पे पड़ता है आपका लक्षद्वीप, है ना। मिनी काय और कई सारे को मिला के संयुक्त रूप से बोला जाता है क्या, लक्षद्वीप, है ना। इसी तरह बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो वह छोटे स्थलखंड जो चारों ओर से समुद्री जल से घिरे होते हैं या जल से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं, द्वीप कहलाते हैं, ठीक है।
अगली शब्दावली जो आती है वो क्या कहलाती है, क्या पूछ रहा है आपसे, प्रायद्वीप क्या होता है। तो देखिए प्रायद्वीप के लिए एक बहुत जनरल सी बात आपने बहुत बार सुना होगा, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। आज हम आपको बताएंगे एक्चुअल में क्या है प्रायद्वीपीय भारत, क्या किसको कहते हैं प्रायद्वीप, है ना। तो देखिए कोई ऐसा स्थलखंड हो, कोई ऐसा स्थलखंड हो, अब आप कहेंगे कि इस तरह से तो श्रीलंका द्वीप हुआ, तो जी बिल्कुल, अगर आप बैक थ्योरी में जाएंगे, जब श्रीलंका स्वतंत्र देश के रूप में एज अ कंट्री स्टेबलाइज नहीं था तो इसे सिंघल द्वीप ही कहते थे, श्रीलंका को श्रीलंका नहीं सिंघल द्वीप ही कहते थे, है ना। तो वहां पे आपको ये चीजें मिलेंगी देखने को, आप थोड़ा सा बैक जाकर स्टडी करेंगे। तो अब प्रायद्वीप क्या होता है बेसिकली, तो ऐसे स्थलखंड जो तीन ओर से जल से घिरे हों, ऐसे स्थलखंड जो तीन ओर से जल से घिरे हों। सपोज ये कोई हमारा स्थलखंड है, ये स्थलखंड है ना, और इधर इधर पे इसके क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है ना, और इधर ये किससे घिरा है, स्थल से घिरा है ना। तो ऐसा स्थलखंड जो तीन ओर किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रायद्वीप कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका खाड़ी, प्रायद्वीप का जस्ट अपोजिट खाड़ी, ऐसा क्षेत्र जहां तीन तरफ क्या हो, स्थल हो, और एक तरफ क्या हो, जल हो। ऐसी स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये आपका हो जाता है खाड़ी, है ना। अब देखिए जरा ऐसी संरचना आपको कहाँ कहाँ मिलती है, तो देखिए ये तीन तरफ स्थल है, गुजरात वाला एरिया है, ये तीन तरफ स्थल है, ये अगेन गुजरात है, खंभात वाला एरिया है ना। इसी तरह यहाँ पे एक संरचना बनती है मन्नार के पास, तीन तरफ स्थल है, और इधर पे अगर हम देखें तो बंगाल के पास, बांग्लादेश के पास भी क्या है, ऐसी स्थल आकृति बनती है जिसमें तीन तरफ स्थल है और एक तरफ क्या है, जल है ना। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, है ना। अब बात आती है डेल्टा की। तो देखिए डेल्टा का निर्माण कैसे होता है ना। अगर ये शब्दावलियां आपको समझ में आने लगी तो एग्जाम में जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आप गलत करके आते हैं, कई बार चीजें हमें मालूम होते हुए भी हम गलत कर देते हैं। सपोज एक जनरल सा क्वेश्चन बन गया, निम्न में से कौन सी एक डेल्टाई नदी नहीं है, चार ऑप्शन दे दिए आपको, है ना। अब उन चार में से एक ऑप्शन दे दिया नर्मदा या ताप्ती। वैसे तो जनरली अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा था आप टिक कर लेंगे कि नर्मदा या ताप्ती ये दोनों ही क्या हैं, आपकी डेल्टाई नदियां नहीं हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, किनको हम डेल्टा कहेंगे, किनको एस्चुरी कहेंगे, तो वो चीजें यहाँ पे आज आपको जानने को मिलेगी। तो देखिए होता क्या है कि नदियां जब बहकर आती हैं, नदियां जब बहकर आती हैं और यहाँ से आपका समुद्र में मिलने वाली होती हैं, ये सपोज आपका क्या है, समुद्री क्षेत्र है। तो नदियां जब बहकर आती हैं तो अपने साथ वो क्या लाती हैं, गार्द बहा के लाती हैं, है ना। इसे गाद या कहीं कहीं गार्द कहते हैं, है ना, अलग अलग शब्दावलियां हैं। तो मिट्टी की गाद या गार्ज बहा के लाती हैं। अब जब ये जल यहाँ जाता है तो चूंकि इस समुद्री जल का जो घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ से प्रवेश करते समय ये जो मिट्टी की गाद होती है वो इन कोनों पे इकट्ठा होने लगती है, इधर कॉर्नर पे और इधर कॉर्नर पे इकट्ठा होने लगती है, और जल जो है वो समुद्र में धीरे धीरे मिलने लगता है। और इस प्रकार से ये गार्ज और पानी, गाद भी रहता है उसमें, मिट्टी का टुकड़े भी होते हैं, कह सकते हैं हम एक जनरल सेंस में कीचड़ टाइप का, और उसी के साथ साथ जल भी होता है, और ये किनारों पर जमने लगता है, और इनके जमने से एक विस्तृत दलदलीय क्षेत्र निर्मित होता है, लगभग कुछ इस आकार का, त्रिभुज आकार का, है ना, दोनों साइड बनेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ बनेगा। तो ये जो विस्तृत दलदलीय क्षेत्र निर्मित होते हैं यही आपके क्या कहलाते हैं, डेल्टा, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा सुंदरवन का डेल्टा, है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, है ना। कौन बनाता है, तो उसमें देखिए जनरली कहते हैं कि गंगा नदी बनाती है, लेकिन कई नदियों का वो समुचित डेल्टा है ना। मेघना और ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये तीनों का संयुक्त रूप से जो प्रवाह अपवाह तंत्र बांग्लादेश और बंगाल से जाता है वो जाके निर्मित करता है सुंदरवन का डेल्टा, है ना। तो इस प्रकार से आपका डेल्टा का निर्माण होता है। अब देखो अगर इसकी हमें शब्द परिभाषा जाननी हो तो हम क्या कह सकते हैं कि नदियां अपने प्रवाह के साथ, अपने जल प्रवाह के साथ मिट्टी की गार्ज बहा के ले जाती हैं, और समुद्र में मिलने से पहले वो उस दलदली गार्ज को अपने किनारों पर अर्थात समुद्री किनारों पर जमा करना
प्रारंभ कर देती हैं, और यही जब विस्तृत मात्रा में जमा हो जाता है तो एक बड़ा दलदलीय क्षेत्र या एक बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र निर्मित कर देता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? डेल्टा नाम से जानते हैं, है ना। तो ये आपका कहलाता है क्या? डेल्टा। ठीक, आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। अब इसके आगे अगर हम बात करें, डेल्टा के बाद अगली शब्दावली हमने रखी है एस्चुरी। कई बार क्या होता है कि नदियां ऐसे आती हैं और समुद्र में मिलने से पहले कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है ना। ये आपका समुद्र है, ये आपका समुद्र है, और ये नदी आ रही है, पहले यहाँ पे गिर रही है, और गिरने के बाद फिर क्या होती है? ये यहाँ पे समुद्र से मिलती है। मतलब इसके जो मुहाने होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे जाके सकरे हो गए होते हैं, है ना। जनरली ये आकृति बनती कैसे है? कुछ इस प्रकार से बनती है ना। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि पक्षी के पंजे के आकार की आकृति किस में निर्मित होती है? तो वो एस्चुरी में निर्मित होती है ना। प्रमुख रूप से एस्चुरी निर्माण के लिए हम किसको जानते हैं? नर्मदा नदी को और ताप्ती नदी को, है ना। दोनों ही आपकी जो है वो गुजरात से संबंधित है, गुजरात राज्य से संबंधित है ना। तो ये कुछ बेसिक डिटेल हमको जाननी थी, है ना। एस्चुरी में पक्षी के पंजे के आकार की आकृति निर्मित होगी, जबकि डेल्टा में क्या होता है? एक विस्तृत जैव विविधता वाला क्षेत्र, दलदली क्षेत्र निर्मित होता है ना। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इसके बाद अगला आया एक तट और मग्न तट। देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, जनरली आप समझ लीजिए। होता क्या है कि समुद्र, आपको पता होगा कि उसका जो वाटर लेवल होता है, जो जल स्तर होता है, वो आगे पीछे होता रहता है ना। कभी थोड़ा सा आगे आ गया, कभी थोड़ा सा पीछे चला गया, है ना। तो होता क्या है कि जो आपके खुले किनारे होते हैं, जो समतल भूखंड समुद्र के किनारे या समुद्र के जल के बाहर जो विस्तृत खुले स्थल खंड होते हैं, समतल स्थल खंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम तट कहते हैं। लेकिन जो समुद्री जल के भीतर विस्तृत समतल स्थल खंड होते हैं, जो तट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मग्न तट। एक उदाहरण ऐसा ले लेते हैं हम कि सपोज यहाँ पे क्या था? एक समुद्र, ऐसे ये समुद्र है और यहाँ पे क्या है? विस्तृत तटीय विस्तार है ना। समुद्र का जल स्तर थोड़ा बढ़ा और ये जल यहाँ तक चला गया, तो अब ये जो तट था ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? मग्न तट के रूप में, है ना। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे क्या है मतलब बताने का, है ना। तो ये कुछ बेसिक सा परिचय था जिसे हमें जानना जरूरी था। नदियों का टॉपिक हम स्टार्ट करें उससे पहले हमको ये बेसिक जानकारी होनी जरूरी थी, है ना। चलिए अब चलें अपने टॉपिक पे आगे। मेन जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, अब उस पे बात करते हैं। ये इसलिए बता दिया ताकि जब हम आपको डायरेक्टली बताएं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो आपको दिक्कत ना हो, आप तुरंत उसको क्लिक कर लें माइंड पे कि हाँ हाँ ठीक ठीक, मतलब एक्चुअल में बताने का सेंस क्या है। इसलिए आपको ये कुछ बेसिक सी चीजें हमने आपको बताई, है ना। अब देखिए, हम अपवाह तंत्र को भारत का पढ़ें उससे पहले भारतीय अपवाह तंत्र को, या कह सकते हैं भारत की नदियों को, प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन से दो भाग हैं? तो देखिए, एक तो कह सकते हैं आप उत्तर भारत की नदियां, है ना। इन्हीं नदियों को कहते हैं हिमालयन नदी, हिमालयन नदी, है ना। क्लियर। कहीं कहीं पे इनके लिए युवा नदी या ताजी नदी या कुछ ऐसा प्रयोग होता है, अब उस पर हम बात करेंगे क्या है उसका कॉन्सेप्ट। और दूसरा जो प्रकार है वो है आपकी दक्षिण भारत की नदियां, है ना। इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं प्रायद्वीपीय नदी। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप उसमें फंसे ना, इसलिए जितनी शब्दावली जिस भी चीज के लिए कही गई है वो सारी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। एक हमको पता चल गया उत्तर भारत की नदियां, और दूसरा पता चल गया दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियों को हम किस नाम से जानते हैं? हिमालयन नदी के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की नदियों को किस नाम से जानते हैं? हम प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जानते हैं, है ना। अब देखिए, उत्तर भारत की, अब आज जो हमारी चर्चा होगी बेसिकली उत्तर भारत की नदियों पे ही होगी इस पार्ट में। अगले पार्ट में हम दक्षिण भारत की नदियों और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना। उत्तर भारत की नदियों में भी हमें जो मेन बात करनी है
किन किन नदियों के अपोहा तंत्र पे बात करनी है, तो वो प्रमुख रूप से एक तो है आपकी सिंधु नदी, दूसरी जो आपकी है सिंधु के बाद वो है गंगा नदी, और तीसरी जो प्रमुख रूप से भारत में उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बाकी उसके बहुत सारे नाम हैं, सभी पे चर्चा करेंगे हम, है ना। तो उत्तरी भारत की नदियों में, हिमालयन नदियों में हमें 3 पे प्रमुख रूप से बात करनी है। एक तो सिंधु नदी का जल तंत्र, गंगा नदी का जल तंत्र और ब्रह्मपुत्र का जल तंत्र, है ना। तो आज मेनली हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, है ना। चलिए अब देखिए होता क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। एक और छोटा सा पॉइंट जान लीजिए कि अगर आपसे कभी प्रौढ़ नदी पूछी जाए, निम्न में से कौन सी एक प्रौढ़ नदियां हैं, तो यहाँ पे आपकी एक पड़ती विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, है ना। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर के भाग को उत्तरी भारत और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नीचे के भाग को दक्षिणी भारत कहते हैं। ये विभाजक रेखा के रूप में काम करते हैं, ऐसा कहते हैं, है ना, भौगोलिक विभाजक रेखा के रूप में। तो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नीचे की जो नदियां हैं, या कह सकते हैं जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इन्हें कहते हैं कि ये क्या प्रौढ़ नदी, या कह सकते हैं इनमें ये ताजे पानी की नदियां नहीं हैं। लेकिन जो हिमालयन नदी हैं इन्हें कहते हैं युवा नदी, है ना, और ये ताजे पानी की नदियां हैं, चूंकि ग्लेशियर से अपने जल को लेती हैं और एकदम ताजा वहां से पानी ये लेके आती हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे एक प्लेस पड़ता है तिब्बत, और तिब्बत के पास एक झील पड़ती है मानसरोवर। मानसरोवर झील, है ना। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, येमा चुंगदुंग होते हुए जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में इंटर करती है, और यहाँ से फिर आपकी चली जाती है ये कहाँ, अरब सागर में, है ना। इस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो यही है आपकी क्या, सिंधु नदी। क्या है आपकी, सिंधु नदी, है ना, सिंधुजा नहीं, सिंधु नदी, है ना। तो अब देखिए इसके अपोहा तंत्र की अगर हम बात करें, तो प्रमुख रूप से एक चेनाब नदी है जो इसके मेन अपोहा तंत्र के रूप में काम करती है। लेकिन अकेले चेनाब नहीं बन जाती, उसमें कई सारी नदियों का जल आके मिलता है, तब चेनाब नदी चेनाब बनती है ना। यहाँ से उत्तर से दक्षिण के क्रम में 6 नदियां हैं, जिनका क्रम कई बार स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछा गया है पहले। अब तो खैर इतना सिंपल क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, है ना। तो उनका क्रम भी आज हम लोग देखेंगे, अपोहा तंत्र भी देखेंगे हम, है ना। तो देखो यहाँ से एक नदी निकलती है, ये आपकी चेनाब, है ना, और इसी के नीचे से इधर आपका एक नदी निकलती है, और वो वापस से क्रॉस करके और मानसरोवर के ही आसपास जाके से निकल के, और वो कहाँ मिलती है जाके, चेनाब में ही मिलती है। इसी से एक नदी निकलती है, और कुछ इस प्रकार से ये आपका सतलज में आके मिलती है। हिरेक या हरीक नाम का कोई एक प्लेस है, और यहीं से विश्व की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो राजस्थान और गुजरात और इन क्षेत्रों तक विस्तृत है, और सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा उसका प्रयोग होता है ना। और यहीं से एक नदी आपकी ऊपर जाएगी, उसे हम कहते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। अभी पूरे नदी तंत्र को समझेंगे हम लोग, और समझने के साथ ही साथ इनका क्रम भी देखेंगे, है ना। और इस प्रकार से है ना। अब इनका क्रम अगर देखें तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण का। कई बार आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण में इनको सजाना है या दक्षिण से उत्तर में सजाना है, तो आपको बिल्कुल याद रखना होगा कि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, है ना।
तो इसको थोड़ा सा एक काम करिए जरा, ये चेनाब को यहाँ मिला लीजिए, इसको यहाँ मिला लीजिए, है ना। अब ये बिल्कुल सही हो गया। तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब आपसे कई बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पंजाब की पंच नदियां कौन सी हैं, तो सिर्फ सिंधु को आप छोड़ दीजिए, बाकी नीचे की जो है आपकी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, तो इनका संयुक्त रूप आपका कह सकते हैं। पंजाब को कहा भी जाता है 5 नदियों का देश, है ना, या ऐसा कहा जाता है। तो ये आपकी 5 नदियां हैं, ये सिंधु अपवाह तंत्र में है। अब इसमें से सतलज एक ऐसी नदी है जो जिसका उद्गम स्थल भारत के बाहर है, और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा कि सिंधु जल तंत्र की निम्न में से कौन सी एक नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत के बाहर है, तो कौन सी आपकी सतलज, है ना। ये भी बेरीनाग के आसपास से कहीं से निकलती है ना। इसी प्रकार आपकी जो रावी है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। इसी प्रकार चेनाब है जो वो K12 वो बारालाचा से निकलती है ना। ये सब हिमाचल के प्लेस हैं, तो यहाँ से निकलती है और हिमाचल फिर जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र में, और वहां से होते हुए पंजाब, और फिर ये फाइनली जो है यहाँ से ये जो आपका सिंधु में जब ये चेनाब सभी नदियों का तंत्र लेके मिलती है, तो ये जो बीच का 45 किलोमीटर के आसपास की जो रेंज है, इसी को कहा जाता है पंचनद। क्या कहा जाता है? पंचनद, है ना। अब यहां से एक और कंसेप्ट निकल के आता है। आप देखें तो सिंधु और सतलज हो या इन सभी का नदी तंत्र जो हो, वो भारत से होकर कहां जा रहा है? पाकिस्तान जा रहा है। तो एक विवाद हो गया था। किसका विवाद हुआ था? सिंधु जल का विवाद हुआ था। विवाद ये हुआ था कि पाकिस्तान से हमारे संबंध स्वतंत्रता बाद अच्छे नहीं थे, जिसके चलते क्या हुआ कि भारत ने एक योजना बनाई या नहीं बनाई, एक ऐसा विवाद हुआ कि भारत यदि चाहे तो इन नदियों का जल रोक देगा तो पाकिस्तान को जल नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक के चेयरमैनशिप में, विश्व बैंक की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ 1960 में, है ना। पीटी नेहरू उस समय आपके प्रधानमंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में, विश्व बैंक की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ जिसे हम कहते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता क्या था? सिंधु जल समझौता, तो सिंधु जल समझौता में कहा गया था कि ये जो ऊपर की 3 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियां बोले तो सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका 80% पानी कौन इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान, और 20% पानी कौन इस्तेमाल करेगा? इंडिया, है ना। और नीचे की जो 3 नदियां हैं कौन सी? ये वाली, है ना। तो नीचे की 3 नदियों का पानी 80% कौन इस्तेमाल करेगा? भारत, और 20% कौन इस्तेमाल करेगा? वो था आपका पाकिस्तान। ये था सिंधु जल समझौता। तो एक बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु जल समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, या किस वर्ष ये समझौता हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, है ना। वैसे भी नदियों के मामले में मोस्टली विश्व बैंक ही, वर्ल्ड बैंक की ही चेयरमैनशिप होती है ना। तो ये था आपका सिंधु का प्रवाह तंत्र, है ना। इसमें देखिए कुछ एक बहुत आपके महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएंगे, जैसे चेनाब का आपको याद रखना होगा उद्गम स्थल, है ना। मेनली पूछा जा सकता है, क्योंकि इन प्रवाह तंत्र में चेनाब ही प्रमुख रूप से सभी के जल को कलेक्ट करके और ले जाके डालने का काम करती है, किसमें? सिंधु में, है ना। तो चेनाब जो निकलती है वो K12 बारालाचा से निकलती है ना, हिमाचल के पास, हिमाचल प्रदेश में। इसी प्रकार आपका रावी को याद रखना होगा, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है ना। तो ये रहेगा आपका सिंधु का जलतंत्र, है ना। या इससे जुड़ी हुई जो सामान्य बातें हैं वो हम जान सकते हैं कि भाई मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से, और जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए पाकिस्तान में जाती है ना। और पाकिस्तान से होते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर? इसके नीचे थोड़ा सा आते हैं तो राजस्थान में आपको पता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला है ना। और अरावली पर्वत श्रृंखला काफी विस्तृत मात्रा में है, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं लवणीय नदी, है ना, अर्थात नमकीन, या भारत के सबसे ज्यादा खारे पानी की नदी लवण नदी के नाम से इसको जानते हैं, है ना। कौन सी नदी है ये? लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। यहाँ से निकलती है अरावली पर्वत श्रृंखला से, और राजस्थान, गुजरात होते हुए आपका जो कच्छ का रण है, उस कच्छ के रण में ये क्या हो जाती है?
विलुप्त हो जाती है ना। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो ना तो किसी झील से निकलती है और ना ही किसी सागर, महासागर या किसी बड़ी नदी में जाके मिलती है। तो कौन सी नदी है वो? लूनी नदी है ना। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, छोटे से ऑब्जेक्टिव के रूप में हम इसको ध्यान रख सकते हैं, है ना। अब इससे नीचे देखिए आते हैं तो मेन हमारा अब ये टॉपिक कह सकते हैं कि मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है आपका। यहाँ पे भारत का एक राज्य पड़ता है उत्तराखंड, आप सभी जानते हैं इस क्षेत्र में। और उत्तराखंड के पास से दो नदियां अलग अलग धारा के रूप में निकलती हैं। ये कौन कौन सी दो नदियां हैं? तो एक है अलकनंदा और दूसरी है आपकी भागीरथी, है ना। ये अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती हैं कहाँ पे? देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, है ना। ये सब उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। और इस देवप्रयाग से फिर जो मेन धारा निकलती है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, और बिहार से फिर इंटर करती है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। अब यहाँ बिहार में जाने के बाद एक प्लेस है फरक्का, है ना। यहाँ से दो धाराएं हो जाती हैं, दो धाराएं हो जाती हैं। एक धारा यहाँ से चली जाती है आपका किसके रूप में? ये बन जाती है आपकी हुगली नदी, हुगली नदी के रूप में। और जो दूसरी धारा है ये कह सकते हैं गंगा या भागीरथी के रूप में आगे बढ़ जाती है और कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में इंटर कर जाती है ना। और जैसे ही ये गंगा बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है और वो नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं। एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है। अब अगर ये फिगर आपके माइंड पे सेट हो चुका है, हमें नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और ये सतलज, है ना। अब ये अलकनंदा और भागीरथी निकली, ये गंगोत्री से थोड़ा दूर गोमुख के पास से निकलती हैं और निकल के देवप्रयाग में दोनों मिल जाती हैं और वहां से फिर गंगा के रूप में ये प्रवाहित होती हैं, है ना। और ये प्रवाहित होके उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, उत्तर प्रदेश में होते हुए फिर बिहार में इंटर करती हैं और बिहार से बंगाल में जाके दो धाराएं हो जाती हैं फरक्का के पास से, एक हुगली और एक दूसरा आपका जो गंगा के रूप में आगे चली जाती है। बांग्लादेश में इंटर करते ही वो क्या बन जाती है? पद्मा, है ना। अब जब ये गंगा उत्तर प्रदेश से गुजर रही होती है उसी समय यहाँ पे एक और घटना होती है। घटना ये होती है कि यमुनोत्री के पास से एक नदी निकलती है जो मध्य प्रदेश से इधर से घूमते हुए और इलाहाबाद के पास किसमें मिल जाती है? गंगा में, है ना। और भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, भारत में गंगा की सबसे बड़ी अगर सहायक नदी के रूप में कहें तो वो नदी कौन सी है आपकी? यमुना, है ना। तो ये यहाँ से आती है यमुनोत्री से निकल के और इलाहाबाद में प्रयागराज में ये किसमें मिल जाती है? आपकी गंगा में मिल जाती है ना। यहीं पे कुंभ मेले का, माघ मेले का आयोजन होता है ना, हम सभी जानते हैं 12 वर्ष में महाकुंभ आयोजित होता है ना। तो ये आपका यमुना नदी हो गई, है ना। अब यमुना का अपना प्रवाह तंत्र है काफी बड़ा, है ना। उस प्रवाह तंत्र में भी 3 प्रमुख नदियां हैं, है ना, जिनको हमको समझना है। कौन कौन सी? तो चंबल, बेतवा और केन, है ना। चंबल, बेतवा और ये आपकी केन, है ना। अब चूंकि हम गंगा प्रवाह तंत्र की बात कर रहे हैं तो इसी समय एक और बात कर लेते हैं। इधर दक्षिण से एक अमरकंटक के थोड़ा ऊपर से एक नदी निकल के आती है और वो बिहार में एक प्लेस पड़ता है पटना, है ना। प्लेस क्या, राजधानी है, आप सभी जानते होंगे। पटना के पास से किसमें मिल जाती है? गंगा में, है ना। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? सोन नदी के नाम से जानते हैं, है ना। सोन नदी के तट पर सोनभद्र स्थित है ना।
अब कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है ये। अभी आपका लेखपाल हो गया, यूपीपी हो गया, इस टाइप के एग्जाम में इस तरह के छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव लगे रहते हैं, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो याद रखिएगा कानपुर है सबसे बड़ा शहर, है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण की ओर से जाकर गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो वो है आपकी सोन नदी। एकमात्र ऐसी नदी है जो मतलब पूरी तरीके से दक्षिण से जाकर गंगा में मिलती। बाकी आप सब देखेंगे तो कहीं ना कहीं पैरेलल जा रही हैं, लेकिन ये जो है बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली दक्षिण से जाकर उसमें मिलती है। अब उत्तर की ओर से आने वाली नदियां जिसमें एक प्रमुख रूप से पूछी जाती है, और उस नदी को अगर हम देखें तो नेपाल के पास से निकलती है वो, है ना, और बिहार क्रॉस करते हुए किसमें मिलती है, गंगा में मिलती है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कोसी नदी। क्या है, कोसी नदी, है ना। अब ये जो कोसी नदी है भाई, इस कोसी नदी की कहानी ये है कि अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए प्रसिद्ध है। किसकी तरह, दामोदर नदी की तरह। जिस दामोदर नदी बंगाल में बहती है उसे बंगाल का शोक कहते हैं, इसी तरह बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं, है ना। क्योंकि ये मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ये जब प्रवाहित होती है तो अपने साथ इतनी भारी मात्रा में मिट्टी की गार्ज बहा के लाती है कि उस गार्ज की वजह से क्या होता है कि अगर वो ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया तो जो इसकी धारा है वो मुड़ जाती है ना, जिसके कारण ये वहां पर भारी तबाही का कारण होती है। इसलिए बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को। जैसे बंगाल का शोक कभी कहते थे दामोदर नदी को, अब नहीं कहते चूंकि दामोदर घाटी नदी परियोजना बन गई, और जिसके तहत उसमें 5 अलग अलग स्तर पे जल प्रबंधन का काम कर दिया गया, जिससे अब वो मार्ग नहीं बदल पाती और बंगाल में उससे अब किसी तरह का कोई तबाही नहीं होता, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो सामान्य रूप से हमें समझनी। तो कोसी नदी हो गई। अब यही उत्तर भारत की नदियों में से एक नदी और समझ लीजिए, एक पीलीभीत जिला पड़ता है, और उस उत्तर प्रदेश का जिला है पीलीभीत। पीलीभीत में फुल्लर झील से एक नदी निकलती है ना, और वो भी आके मिल जाती है। उस झील को, उस फुल्लर झील से निकलने वाली नदी को हम लोग कहते हैं गोमती नदी। क्या कहते हैं, गोमती नदी। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किसके तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर। तो इसलिए एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो पीलीभीत जिला है, उत्तर प्रदेश का जिला है। उस पीलीभीत जिले में फुल्लर झील है, वहां से निकलती है गोमती नदी, है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए इनके बारे में, है ना। बहुत सामान्य परिचय पे आज हम लोग बात करें, बहुत डीप कंसेप्ट पे नहीं जा रहे हैं। नहीं, अभी इन सभी प्रवाह तंत्र का उद्गम स्थल है, कहाँ पे मिलती है, उस स्थल को क्या कहते हैं, उन सभी पे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे कर्णप्रयाग वाला हिस्सा है, रुद्रप्रयाग वाला हिस्सा, बहुत बड़े बड़े से फिर वो बहुत लंबी हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद अगर उत्तर भारत की नदियों में प्रमुख रूप से हम बात करें तो मानसरोवर झील के पास से ही एक नदी निकलती है, और इधर से ये होते हुए अरुणाचल से एंटर करती है, असम इंटर करती है, और ये होते हुए आपकी आ जाती है बांग्लादेश, है ना। इस नदी को यहाँ पे सांगपो या कहते हैं सांपो, है ना। सांगपो या सांपो कहते हैं चीन में, है ना। जबकि इसी को अरुणाचल असम के पास क्या कह देते हैं, इसी को कहते हैं दिहांग घाटी, दिहांग नदी या दिहांग घाटी, है ना। जबकि संपूर्ण भारत में इसे संयुक्त रूप से किस नाम से बोला जाता है, तो इसे हम लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी वैसे गंगा से बहुत बड़ी है, लेकिन चूंकि भारत में पूरी प्रवाहित नहीं होती, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत की सबसे बड़ी प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, है ना। अब ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए फैक्ट क्या हैं, तो देखो, एक तो सबसे पहले अरुणाचल से प्रवेश करती है, दिहांग घाटी कही जाती है, फिर ब्रह्मपुत्र कही जाती है, चाइना में सांपो या सांगपो कहते हैं। इसकी जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि असम में, कहाँ पे, असम में, असम वही अहोम वाला, असम वाला असम, असम में इसमें 2 नदी द्वीप हैं, एक है माजुली नदी द्वीप, और दूसरा है उमानंद नदी द्वीप, है ना। 2 क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, और वो कहाँ पे है। तो बिल्कुल याद रखना, एकदम सिंपल है, ये है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप और ये है विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, माजुली और
उमानंद, दोनों ही कहाँ स्थित हैं? ब्रह्मपुत्र में, और दोनों ही कहाँ हैं? असम में। अब जैसे गंगा इंटर करने के बाद बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, उसी प्रकार जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं? जमुना, है ना। और यहां से एक और नदी मेघना के रूप में आके मिलती है, और जब ये तीनों मिल जाती हैं तो इनकी जो संयुक्त धारा है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेघना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार रिकॉल कर लीजिए। गंगा इंटर हुई, क्या कहलाएगी? पद्मा। ब्रह्मपुत्र इंटर होगी, क्या कहलाएगी? जमुना। फिर इधर मिजोरम से निकलने वाली एक नदी और आके इसमें मिल जाएगी मेघना के रूप में, तो फिर इनकी जो संयुक्त धारा होगी वो क्या कहलाएगी? मेघना नदी कहलाएगी। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का ही संयुक्त रूप से जो डेल्टा निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा। क्या कहते हैं दोस्तों? सुंदरबन का डेल्टा। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन किन नदियों का? हिमालयन नदियों का, या कह सकते हैं उत्तर भारत की नदियों का। देखिए प्रमुख ऑब्जेक्टिव, ये जो मेन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कहाँ से होकर बहती है, कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, है ना। उन सहायक नदियों पे क्या प्रमुख चीजें, जैसे सतलज से भाखड़ा नांगल पूछ लिया जाता है, इसी प्रकार दक्षिण में महानदी से हीराकुंड बांध परियोजना पूछी जाती है। तो वो नदी घाटी परियोजना पे अलग से एक वीडियो हम डालेंगे जिसमें हम उन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। हिमालयन नदी से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगला जो इसका वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों से संबंधित बहुत सारे बिंदुओं पर बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जिन पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, है ना। दोस्तों एक जो हमने आपसे बात कही थी, एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, समान नागरिक संहिता। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्या आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, और आपको कुछ ऑथेंटिक और एक्चुअल में क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड उसके बारे में कुछ आपको जानकारी प्रोवाइड कराएं। वो एटलीस्ट 1.5 आवर का वीडियो होगा कम से कम, है ना, 1.5 से 2 घंटे का वीडियो होगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। उसके पहले कुछ चीजें समझनी होंगी, शाह बानो केस, सायरा बानो केस, और कई सारी आपको जजमेंट्स और कई सारी चीजें बतानी होंगी, है ना। कई सारे लॉ बताने होंगे, जैसे हिंदू मैरिज लॉ क्या है, मुस्लिम मैरिज लॉ क्या है, पर्सनल बोर्ड क्या होते हैं, है ना। तो वो एक काफी लेंथी वीडियो होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो वीडियो चाहिए, तो उस पर हम शीघ्र अतिशीघ्र एक प्रयास करेंगे कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक वीडियो लेकर आए। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।